देखो पिछले 3 पार्ट में हमने क्लास 10 के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस है उसके कुछ टॉपिक के बारे में बात की थी। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप के होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सेकंड वीडियो में हमने बात किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। थर्ड जो वीडियो था उसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। ये इस चैप्टर का फोर्थ और लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और ये क्यों जरूरी है, तो हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी विलीज पाई जाती है जो कि न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देती है। दूसरा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि एल्वियोलाई है उनके अंदर जो ब्लड कैपिलरी पाई जाती है वहाँ गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर चली जाती है, तो वो चली जाती है लंग्स के अंदर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है इनको लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने का या लंग्स से ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का, और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उससे जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा। और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये काम कौन करता है, तो ब्लड करता है। ब्लड है वो किसके हेल्प से पंप करता है, तो वो हार्ट के हेल्प से पंप करता है, यानी कि ब्लड को पंप करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, हार्ट के द्वारा किया जाता है। और ये ब्लड है वो किस में चलता है, यानी कि किस में फ्लो करता है, तो वो ब्लड कैपिलरी में फ्लो करता है। इस तीनों को ब्लड, हार्ट और ब्लड कैपिलरी, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल है, हार्मोन्स है और कुछ एंजाइम्स है उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड कॉल्ड ब्लड। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है उस सर्कुलेटरी फ्लूइड को कहा जाता है ब्लड। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो एक तो आता है हार्ट और दूसरा आता है ब्लड और तीसरा आ जाता है ब्लड वेसल्स। Thus, circulatory system transports substance such as nutrients, salt, oxygen, hormones, waste products अराउंड दी बॉडी। और सर्कुलेटरी सिस्टम करता क्या है, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, सॉल्ट को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हॉर्म्स को और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट मेनली 3 पार्ट्स। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टोटल 3 पार्ट होते हैं। अभी बात कर ली थी हमने कौन कौन से 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आ जाता है ब्लड, सेकंड पार्ट आ जाता है ब्लड वेसल्स और थर्ड पार्ट आ जाता है हार्ट। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। तो ब्लड है वो एक लिक्विड है, फ्लूइड है जो कि कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड है वो एक कनेक्टिंग टिश्यू है जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट है, गैसेज है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक एडल्ट के अंदर 5 to 6 लीटर है वो ब्लड पाया जाता है। ब्लड है उसको हम टोटल 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आ जाता है प्लाज्मा और दूसरा आ जाता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो इट इज रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड है वो एक रेड कलर का कनेक्टिंग टिश्यू होता है। और ये रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। तो ये एक कनेक्टिंग टिश्यू है जो कि अपनी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। द ब्लड supplies nutrients and oxygen to all living cells and collect waste product and carbon dioxide to thrown out of the body। जितनी भी अपनी लिविंग सेल्स है उन लिविंग सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है उनको सप्लाई करेगा ब्लड, और फिर वहां से वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करेगा। 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 5 to 6 लीटर है वो ब्लड पाया जाता है। और ब्लड को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, एक तो प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स भी 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। A pigment called hemoglobin is found in the blood RBC that transport oxygen। एक पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है वो ब्लड की आरबीसी में पाया जाता है और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
इसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है, तो रेड होता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपोनेंट में क्या क्या आ जाता है, तो कंपोनेंट में अभी बात की थी, दो आ जाते हैं, एक तो आ जाता है प्लाज्मा और दूसरा आ जाता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा टोटल ब्लड का है वो 55% है, वो प्लाज्मा पाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जितना भी ब्लड है उसका 55% है वो प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, ब्लड सेल है वो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहती है। इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनी वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म, और प्लाज्मा करता क्या है, तो प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कुछ नाइट्रोजनी वेस्ट है उनको इसके साथ डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड चलता है, और ये जो लिक्विड पार्ट है इस लिक्विड पार्ट को हम क्या कहेंगे, तो इस लिक्विड पार्ट को कहा जाएगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहती है, कौन सी, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, और तीसरी आ जाती है प्लेटलेट्स। ये तीन टाइप की ब्लड सेल्स पाई जाती है। तो नेक्स्ट आ जाता है ब्लड सेल्स और कार्पल्स। ब्लड सेल्स है वो टोटल ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बनाती है, तो वो 45% है वो पार्ट, टोटल ब्लड का 45% पार्ट है वो क्या पाई जाती है, तो वो ब्लड सेल्स पाई जाती है। दीज इंक्लूड रेड ब्लड कार्पल्स, इनमें कौन सी होती है, तो रेड ब्लड सेल्स होती है, दूसरी आ जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी आ जाती है प्लेटलेट्स। आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स है जिनकी लाइफ पीरियड होता है 120 डेज, 120 डेज तक ये जिंदा रहती है। आरबीसी का निर्माण है वो किस में होता है, तो आरबीसी का निर्माण है वो बोन मेरो में होता है, और इनकी डेथ कहाँ होती है, तो उनकी डेथ है वो प्लिया में हो जाती है। आरबीसी क्या करती है, तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी के कारण ही ब्लड का कलर है वो रेड होता है। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स। अब डब्ल्यूबीसी क्या करती है, तो डब्ल्यूबीसी अपने शरीर के सैनिक है, फौजी है, जो कि आतंकवादियों को शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर घुसते हैं तो उनको मारने का काम है वो डब्ल्यूबीसी करती है। अर्थात डब्ल्यूबीसी जो बाहर से वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स है जो कि बॉडी के अंदर डिजीज फैलाते हैं, वो एंटर करते हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो डब्ल्यूबीसी हेल्प टू डिस्ट्रॉय फॉरेन जर्म्स इन द बॉडी, और वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। फिर प्लेटलेट्स क्या करती है, तो जब हमें चोट लगती है तो कुछ टाइम बाद है वो खून निकलना बंद हो जाता है और वहां पर खून थोड़ा सा जम जाता है, वो किसके कारण जमता है, तो वो प्लेटलेट्स के कारण जमता है। प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ चोट लगती है वहां पर ये जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार होती है, ब्लड को बाहर बहने से रोक देती है, बाहर आने से रोक देती है। तो आरबीसी क्या करेगी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। डब्ल्यूबीसी है वो जर्म्स जो होते हैं, फॉरेन जर्म्स होते हैं, यानी कि जो डिजीज फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी, और प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए काम करेगी या ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार होगी। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड है वो क्या क्या करता है, तो अभी बात कर ली है। इट हेल्प्स टू इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर स्टोरेज, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसाइज ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो पहला तो ये न्यूट्रिएंट्स है उनको बॉडी के पूरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया है, इसके भी ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। टिश्यू में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड का है। The plasma of blood helps to transport hormone from their place of synthesis to the target organs. बॉडी के कुछ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, उन हार्मोन्स को उनके टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम भी है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड फॉर्म अ क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लड क्लोटिंग करके और ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती है।
इट मेंटेन्स प्रॉपर वाटर बैलेंस इन द बॉडी टू रिक्वायर्ड कांस्टेंट लेवल। ब्लड है वो बॉडी के अंदर वाटर लेवल को भी मेंटेन करता है, दूसरा ब्लड है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो ये कुछ ब्लड के फंक्शन हो गए, ब्लड के कार्य हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ब्लड किस में चलता है। तो ब्लड चलता है ब्लड वेसल्स में। अपनी बॉडी में टोटल 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। वो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? तो एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन और तीसरी होती है कैपिलरीज। ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। सबसे पहले आ जाती है आर्टरी। आर्टरी है वो हमेशा प्योर ब्लड का मतलब यहाँ हम लेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के टोटल पार्ट है वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी कि हार्ट से ब्लड है उसको बॉडी के विभिन्न पार्ट तक ले जाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आर्टरी के द्वारा किया जाता है। आर्टरी है इसकी वॉल है वो थोड़ी चौड़ी होती है, मोटी इसलिए होती है ताकि ये ब्लड प्रेशर जो कि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ब्लड प्रेशर लग रहा है, इसको ये सहन कर सके, इसके लिए इसकी वॉल है वो मोटी होती है। नॉर्मली ये कहेंगे कि जो आर्टरी है उसमें प्योर ब्लड चलता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी भी है जो कि फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जाती है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। उसमें इम्प्योर ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 युक्त जो ब्लड होता है वो उसमें फ्लो करता है। सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम है एओर्टा। बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम एओर्टा है। तो आर्टरी कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल। वो उनकी जो वॉल है वो चौड़ी होती है और उनके अंदर कोई वॉल्व नहीं होते। द पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन विच इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करता है। बाकी सारी की सारी आर्टरी जो कि हार्ट से बॉडी के अंदर ब्लड को लेकर जाती है उसमें प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करता है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो एओर्टा है वो बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। तो आर्टरी है, आर्टरी की तुलना अगर हम वेन से करें यानी कि कंपैरिजन करें आर्टरी का वेन से, तो आर्टरी है उसकी वॉल है वो थिक होती है और इनके अंदर कोई वॉल्व नहीं होता, जबकि वेन है इसकी वॉल है वो थिन होती है और इसके अंदर वॉल्व पाए जाते हैं। आर्टरी है वो प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाने का काम करती है, जबकि वेन है वो इम्प्योर ब्लड को बॉडी के विभिन्न पार्ट से कैरी करके वापस कहाँ तक लेके आती है? हार्ट तक लेके आती है। एकमात्र ऐसी आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड को भी फ्लो कैरी करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। उसी तरह एकमात्र ऐसी वेन जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है तो वो है पल्मोनरी वेन। दूसरा, सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसका नाम है एओर्टा और सबसे बड़ी जो वेन है उसका नाम है वेना केवा। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रखा होता है, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल। वो पतली, उनकी जो वॉल है वो पतली होती है और उनके अंदर वॉल्व पाए जाते हैं। द पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन इन विच प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड फ्लो। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड चलता है। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी और वेना केवा बॉडी की सबसे लार्जेस्ट है वो वेन है। थर्ड आ जाती है कैपिलरी। कैपिलरी कहाँ पाई जाती है? जहां पर वेन और आर्टरी दोनों मिक्स होती है यानी कि दोनों जॉइंट होती है वहां पर कैपिलरी पाई जाती है। यहाँ पर जहां पर वेन और आर्टरी दोनों जुड़ती है आपस में वहां पर क्या पाई जाती है? तो वहां कैपिलरी पाई जाती है। कैपिलरी आर वेरी नैरो ब्लड वेसल। ये बहुत ही पतली ब्लड वेसल होती है विच कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स टुगेदर, जो कि आर्टरी और वेन से आप उनको आपस में कनेक्ट करती है। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरी। सेल और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट है, इनका जो एक्सचेंज है वो किसके माध्यम से होता है? तो वो कैपिलरी के माध्यम से ही होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हार्ट। हार्ट ह्यूमन के अंदर लेफ्ट साइड में पाया जाता है। जो बॉयज है उन बॉयज की पॉकेट है उस पॉकेट के नीचे पाया जाता है। इसकी जो साइज है वो क्लोज फिस्ट के समान होती है और इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप होता है कॉनिकल शेप का होता है। ये करता क्या है? तो ये बॉडी के अंदर ब्लड है उसको पंप करने का काम करता है, अर्थात ये अपनी बॉडी की पंपिंग मशीन है।
हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके ऊपर कार्डियक मसल्स है वो पाई जाती है। कार्डियक मसल्स है वो उस मसल्स पर अपना जो कंट्रोल है वो नहीं होता, वो कैसी कहलाती है, तो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती है, जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। ह्यूमन ब्लड हार्ट है वो हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड रहता है, तो ह्यूमन हार्ट है वो टोटल 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 चैम्बर है, इन 2 चैम्बर को क्या कहा जाता है, तो इन 2 चैम्बर को कहा जाता है एट्रियम। ये इस साइड में है, ये राइट एट्रियम है, और इस साइड में है, ये क्या कहलाता है, लेफ्ट एट्रियम कहलाता है। और नीचे के 2 चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर को कहा जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल भी 2 है, ये इस साइड का है, ये राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और एट्रियम है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, तो इसके बीच में सेप्टम पाया जाता है, पट पाया जाता है, दीवार पाई जाती है, यानी कि इनके बीच में कोई वॉल्व नहीं होता। उसी तरह वेंट्रिकल और वेंट्रिकल है, उसके बीच में भी ये क्या पाई जाती है, दीवार पाई जाती है, इसके बीच में भी कोई वॉल्व नहीं होता। लेकिन एट्रियम और जो वेंट्रिकल है, इसके बीच में ये वॉल्व पाया जाता है। एक वॉल्व है जिसको कहा जाता है डाइकस्पिड वॉल्व, और दूसरा वॉल्व है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो 2 वॉल्व पाए जाते हैं। फिर जो एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, इससे क्या आकर जुड़ती है, तो इससे सुपीरियर वेना केवा है वो आकर जुड़ती है। जबकि जो लेफ्ट एट्रियम है उससे कौन सी वेन आकर जुड़ती है, तो वो पल्मोनरी वेन है वो आकर कनेक्ट होती है। तो ह्यूमन हार्ट है वो टोटल कितने चैम्बर में डिवाइड रहता है, 4 चैम्बर में। ऊपर वाले 2 चैम्बर है उनको एट्रियम कहा जाता है, नीचे वाले 2 चैम्बर है उसको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल कहा जाता है। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हुज साइज एज बिग एज योर फिस्ट, जो कि हमारे क्लोज फिस्ट के समान होता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टाइटल टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट के साइड में लंग्स के बीच में सिचुएटेड रहता है। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, ह्यूमन हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इट्स 4 डिफरेंट चैम्बर आर मेन टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन रिच एंड डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये क्या करते हैं, ये 4 चैम्बर में डिवाइड क्यों रहता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ मिक्स होने से प्रिवेंट करता है, मिक्स होने से रोकता है। अब ये जो 4 चैम्बर है वो कौन कौन से है, तो ऊपर वाले 2 चैम्बर है इनको कहा जाता है एट्रियम। तो दीज आर 2 एट्रियम, यहाँ पर 2 एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, सेपरेटेड बाय एन इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, जो कि इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम यानी कि वॉल है उससे सेपरेट रहते हैं। द वॉल ऑफ एट्रियम आर थिन टू रिसीव द ब्लड थ्रू वेन, और जो एट्रियम है उसकी वॉल थिन होती है जो कि वेन से है उनसे क्या रिसीव करती है, ब्लड रिसीव करती है। दूसरा आ जाता है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स है उनको लोअर चैम्बर कहा जाता है। द 2 इंफीरियर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल हो गए, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, सेपरेटेड बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि किससे सेपरेटेड रहते हैं, तो वो रहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो है ये सेप्टम क्या कहलाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करते हैं आर्टरीज के द्वारा। सो दे हैव थिकर वॉल, इसलिए उनकी वॉल है वो थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रियम, एट्रियम की तुलना में। एज दे ओनली रिसीव द ब्लड, एट्रियम है वो केवल ब्लड को रिसीव करते हैं वेंस के द्वारा, और जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड को फ्लो करते हैं किसके अंदर, तो वो करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, वो आर्टरी होती है। तो आर्टरी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम है वो वेंट्रिकल्स के द्वारा किया जाता है। तो अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि ये जो हार्ट है ये अपनी बॉडी में ब्लड है उसको किस प्रकार से पंप करता है। तो हमने कहा है कि हार्ट है वो टोटल कितने चैम्बर में डिवाइड रहता है, 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन है उससे किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। जब यहाँ ब्लड आ रहा होगा तब लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स कंडीशन में होगा। लेफ्ट एट्रियम है उससे ब्लड है वो किस में आ जाएगा, तो वो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड है वो आर्टरी द्वारा बॉडी में, बॉडी के अलग अलग पार्ट है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। और फिर बॉडी से जो वेंस है वो ब्लड को कलेक्ट करके वापस किस में लेकर आएगी, तो वो राइट एट्रियम में लेकर आएगी, और राइट एट्रियम से वो ब्लड है वो किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से किस में चला जाएगा, लंग्स में। गैसेज है, इन गैसेज का एक्सचेंज है वो किस में हो जाएगा, लंग्स में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर O2 है उसको तो ले लिया जाएगा और किसको छोड़ दिया जाएगा, CO2
O2 है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। O2 जो वाला रक्त है, ब्लड है, उसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रखी है उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड। अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, इन एट्रियम और वेंट्रिकल इनके बीच में सेप्टम वॉल्व लगे होते हैं, और ये वॉल्व क्या करते हैं, तो ये वॉल्व बैक साइड में ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। यानी कि वेंट्रिकल से आर्ट्रियम है इसमें ब्लड नहीं जाए, इसलिए ये क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ब्लड को एक राउंड पूरा लगाने के लिए, बॉडी के अंदर एक राउंड पूरा लगाने के लिए 2 बार हार्ट में आना पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ब्लड है उसको रिसीव करेगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको रिसीव करेगा लेफ्ट एट्रियम। ड्यूरिंग दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन में द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, इस प्रोसेस में लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स होता है। It then contract while left ventricle expand, so blood is transferred it. फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड करता है तो ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है द ब्लड इज देन पम्प्ड आउट फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी, तो फिर ब्लड है वो आर्टरी में चला जाता है और आर्टरी से पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट किए कर दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर टू द राइट एट्रियम, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि वेन से कलेक्ट करके वापस लेके आया जाएगा, और वो कहाँ लाया जाएगा, तो वो राइट एट्रियम में एज इट एक्सपेंड, और जब वो एक्सपेंड करेगा। व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड है वो किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, द राइट वेंट्रिकल dilates, deoxygenated blood thus enter it in which in turn is pumped to lungs for oxygenated। फिर इसको राइट जो वेंट्रिकल है उसके द्वारा लंग्स के अंदर भेज दिया जाएगा गैसेज एक्सचेंज के लिए। वॉल्व आर द मस्कुलर फ्लैप, वॉल्व है जो मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वो ब्लड को वापस फ्लो होने से रोकते हैं। और सेप्टम क्या करते हैं, तो सेप्टम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मिक्स होने से प्रिवेंट करते हैं। सेप्टम इज अ मस्कुलर वॉल दैट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होने से रोक। नेक्स्ट आ जाता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में सर्कुलेशन है वो किस प्रोसेस से होता है, तो लगभग जो एनिमल्स है उनमें सर्कुलेशन के लिए हार्ट पाया जाता है। अब सबसे पहले फिशेज की बात करें तो फिशेज में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है, एक होता है एट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल। फिर रेप्टाइल्स और आ जाते हैं एम्फीबियन, उनके अंदर जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का होता है, 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। और जो मैमल्स है, मैमल्स में जैसे हम आ जाते हैं, ह्यूमन आ जाता है, बर्ड्स है, इनके अंदर जो हार्ट है वो टोटल कितने चैम्बर का होता है, तो 4 चैम्बर का होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर हार्ट इज 4 चैम्बर, हार्ट 4 चैम्बर का होता है। देयर इज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ऑल इंक्लूडिंग ह्यूमन। जो मैमल्स होते हैं उन मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में सेपरेशन पाया जाता है। दिस इज अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी बॉडी। अब ये किस में हेल्प करता है, तो ये बॉडी के जो अलग अलग टिश्यू है उनको हाईली एफिशिएंसी की जो ऑक्सीजन है उसको सप्लाई करने में हेल्प करता है। दिस इज बिकॉज दीज एनिमल हैव हाई एनर्जी नीड्स, और उनको ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जो फूड है या न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही क्या होता है, एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है। दे यूज दिस एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड वार्म ब्लड एनिमल्स। अब वो जो मैमल्स है वो और बर्ड्स हैं वो अपने एनर्जी है इसका यूज करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है,
इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। चाहे ठंडी ज़्यादा हो तो भी इनके ब्लड का टेम्परेचर वही रहेगा, चाहे गर्मी ज़्यादा हो ब्लड का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दूसरा आ जाता है इन फिशेज। तो फिशेज के अंदर टोटल 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर होते हैं तो इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स ही रहते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स वेयर इट इज गेट ऑक्सीजनेटेड एंड सप्लाइड डायरेक्टली टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड है इसको पंप कर दिया जाता है गिल्स में, और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है फिशेज के अंदर वो गिल्स के द्वारा होता है। तो गिल्स में इस ब्लड के साथ मिक्स कर दी जाती है ऑक्सीजन, और फिर वहीं से ही इसको किस में भेज दिया जाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेज दिया जाता है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। और एक ब्लड के एक सर्कुलेशन में, एक साइकिल में एक बार ही वो हार्ट के अंदर जाता है, जबकि ह्यूमन के अंदर कितनी बार जाता है, तो 2 बार। इन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है उनका हार्ट है वो 3 चैम्बर का होता है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। ये जो एम्फीबियन और रेप्टाइल है इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम रहेगा, कम हो जाएगा। अर्थात इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दे हैव 3 चैम्बर्स हार्ट, उनके अंदर 3 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है तो भी चलता है। दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। वो एनर्जी का यूज बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नहीं करते। मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। वो भी एक रेप्टाइल है लेकिन उसका हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड प्रेशर। जब ब्लड है वो आर्टरी के अंदर फ्लो करता है तो ये आर्टरी की वॉल है उनके उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक एपरेटस का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्पाइग्मोमैनोमीटर। एक एडल्ट का ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। जब हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो प्रेशर लगता है उसको तो कहा जाता है सिस्टोल, और जब हार्ट है वो रिलैक्स होता है उस समय जो प्रेशर लगता है उसको कहा जाता है डायस्टोल। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड pressure. The pressure of blood inside the artery during ventricular systole or contraction phase is called the systolic pressure. जब हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो प्रेशर लगता है उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल और रिलैक्सन फेज इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में आता है उस समय जो आर्टरी की वॉल पर प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर है इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। The normal systolic pressure is about 120 mmHg and diastolic pressure is 80 mmHg। अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का ब्लड का प्रेशर है वो 120 से अबो हो जाए तब उसे कहा जाता है हाई बीपी। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पाइग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर है उसको इस टाइप के एक एपरेटस से मेजर किया जाता है, इसको कहा जाता है स्पाइग्मोमैनोमीटर। जब हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब जो प्रेशर लगता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तब जो प्रेशर लगता है उसे कहा जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर है उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है एंड इज कॉज्ड बाय द constriction of arterioles. It results in increased resistance to the flow of blood which may lead to the rupture of artery and cause internal bleeding. अब
हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, तो हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरी है, आर्टरी में कहीं पर कटना फटना हो जाएगा और जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग वाली समस्या हो जाएगी या फिर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एक बार जब हार्ट है वो सिस्टोल हो रहा है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोबारा वो रिलैक्स हो रहा है यानी कि डायस्टोल हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और इस समय जो साउंड आती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब उसकी साउंड आती है लब की, और जब रिलैक्स होता है तब साउंड आती है डब की। लब और डब इन दोनों साउंड को मिलाकर कहा जाता है हार्ट बीट। एक एडल्ट की हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। नेक्स्ट आ जाता है लिम्फ, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। अब हमने ब्लड के बारे में बात की थी कि ब्लड है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा आ जाता है ब्लड सेल्स। अगर प्लाज्मा है वो ब्लड वेसल से निकल कर टिश्यू के बीच में या सेल्स के बीच में जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस है उसमें चला जाए तो उसको क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। इट इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड फाउंड इन आवर बॉडी एंड इज आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इट इज फॉर्म व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into intracellular space in the टिश्यू। टिश्यू के अंदर जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस है इसके अंदर प्लाज्मा चला जाता है, कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स भी चली जाती है, तब उसे कहा जाता है लिम्फ। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरी, जो कैपिलरी की वॉल होती है उसमें पोर होते हैं, उनके माध्यम से वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में चला जाता है। लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा, लिम्फ है वो प्लाज्मा के सिमिलर ही होता है और ब्लड बट इज कलरलेस, लेकिन इसमें कोई कलर नहीं होता क्योंकि ब्लड को कलर देने का काम है वो आरबीसी करती है और आरबीसी एस्केप होके वहां नहीं जाती। एंड कंटेंस लेस प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है। इट फ्लो इन द वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स विच आर आल्सो कलर है, और ये किस में फ्लो करता है, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है, वो भी कैसी होती है, कलर लेस होती है। Lymph from the intracellular space drain into lymphatic capillary which further join to form large lymph vessels that finally open into larger veins। फिर ये जो लिम्फ छोटी छोटी जो लिम्फेटिक कैपिलरी है उनमें जो फ्लो कर रहा है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी है वो आपस में ज्वाइन होती जाती है और लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाती है जो आगे जाकर किस में खुल जाती है, वेंस में खुल जाती है। अब लिम्फ का फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस वेयर ब्लड वेसल्स डू नॉट रीच, जहाँ ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचती है वहां पर अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लाना या ले जाना है, तो वहां लिम्फ काम करता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ है वो फैट है इसको कैरी करता है और साथ में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसके अंदर जो फ्लूइड एक्सेस फ्लूइड है उसको वापस है वो ब्लड के अंदर डालने का काम है वो कौन करता है, लिम्फ करता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, की प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टिश्यू पाए जाते हैं जिनको क्लास 9 में पढ़ा था आपने। एक तो टिश्यू है जिसको जाइलम कहा जाता है, दूसरा टिश्यू है फ्लोएम। जाइलम जड़ से, जड़ मतलब रूट से जल का परिवहन करता है, जाइलम जड़ से जल का परिवहन करता है, अर्थात जाइलम रूट से वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक, और दूसरा फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव से वापस रूट तक। प्लांट्स लैक अ रेगुलर सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक एनिमल हैव, प्लांट्स के अंदर रेगुलर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जैसा एनिमल में होता है। वी ऑल नो दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड CO2 एंड वाटर इन देयर लीव्स, CO2 और वाटर की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। The other material present in plant body like nitrogen, phosphorus and minerals are taken directly from the soil, और अदर मटेरियल है वो भी सॉइल से डायरेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट के द्वारा। द कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल टू शॉर्ट डिस्टेंस ऑक्योर थ्रू डिफ्यूजन, अगर थोड़ी डिस्टेंस तक
प्लांट है उसको इनको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो तो हो जाता है डिफ्यूजन के माध्यम से। लेकिन अगर लंबी दूरी तक लेकर जाना है, लॉन्गर डिस्टेंस आर नीड ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अराइज। लॉन्गर डिस्टेंस तक लेके जाना है तब इसके अंदर दो टिश्यू काम करते हैं, एक तो हो जाएगा जाइलम और दूसरा आ जाएगा फ्लोएम। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से रूट द्वारा। दूसरा फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है उसको, जो कि होता है लीव्स के अंदर, लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब प्लांट के अंदर वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो उसका ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम द्वारा होता है। इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो अंदर की तरफ नजर आ रही है इनको क्या कहा जाता है, इनको जाइलम कहा जाता है। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब वाटर है इसको एब्जॉर्ब कौन करते हैं, तो रूट्स करती है। रूट्स के अंदर कुछ हेयर पाए जाते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा। और फिर वाटर है उसको ऊपर की साइड, यानी कि प्लांट है इसकी हाइट तक पहुंचाने के लिए एक सक्शन पुल बनता है, और वो किसके कारण बनता है, तो ट्रांसपिरेशन के कारण बनता है। जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट्स हैव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकियड्स। जाइलम टिश्यू में क्या पाया जाता है, तो वेसल्स पाई जाती है और कुछ ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जिनको ट्रैकियड्स कहा जाता है। of roots, stem and leaf, they form continuous system of water conducting channel which reaches all part of the plant। और ये जो ट्रैकियड्स और जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है वेसल्स का, ये प्लांट के अलग अलग जो पार्ट है वहां तक एक प्रॉपर चैनल बना के वाटर को कंडक्ट करते हैं। एट द रूट सेल्स इन कनेक्ट contact with the soil actively lack up ions, creating a difference in the concentration of these ions between the root and soil। जो रूट्स होती है जो कि कांटेक्ट में होती है सॉइल के, उनमें आयंस है, उन आयंस की कमी हो जाती है, और आयंस की कमी हो जाती है तो जो सॉइल है उनके अंदर आयंस है वो पहले से ज़्यादा मौजूद है, तो इनमें कंसंट्रेशन में आ जाता है डिफरेंस। और कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है वो डिफ्यूज होती है। इसको हम रूट प्रेशर के नाम से भी जान। द वाटर दैट एंटर्स इनटू रूट्स फ्रॉम सॉइल एलिमिनेट्स द डिफरेंस मेकिंग द कंसंट्रेशन इक्वल्स। अब जो वाटर है वो सॉइल से रूट में एंटर करता है, वो इस कंसंट्रेशन है इसको इक्वल कर देता है, डिफरेंस है इसको इक्वल कर देता है। हेंस देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम फ्रॉम द सॉइल दैट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर पुशिंग इट अपवर्ड्स। और इस तरह जो जाइलम है, इस जाइलम में वाटर है वो एक मूवमेंट की तरह कॉलम बना देता है, और ये कॉलम है वो अपवर्ड की तरह मूवमेंट करने लग जाते हैं। अनदर स्ट्रेटजी यूज बाय प्लांट टू मूव वाटर अपवर्ड इन जाइलम ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपिरेशन। दूसरा जो सबसे बड़ा कारक है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ही है जो कि वाटर है, इस वाटर को प्लांट्स के हायर जो पॉइंट होता है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो, ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं हो तो वाटर ऊपर तक भी कम जाएगा। और ट्रांसपिरेशन क्या है, तो जो स्टोमेटा है उससे जो वाटर लॉस होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। लीफ के अंदर जो वाटर लॉस हो रहा है स्टोमेटा द्वारा, उस वाटर को रिप्लेस कर दिया जाता है जाइलम के वाटर से। Evaporation of water molecule from leaf cells created a suction which pulls water from the xylem cells of the root। लीव्स के अंदर जो वाटर का एवापोरेशन होगा वो एवापोरेशन एक सक्शन पुल बना देगा, और उस सक्शन के कारण ही वाटर है वो जाइलम वेसल्स के अंदर रूट से अपवर्ड की तरह मूवमेंट करने लग जाएगा। अब आ जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, तो जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा से रूट से जो एब्जॉर्ब वाटर है, इस वाटर को स्टोमेटा से इवापोरेट करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। जब यहाँ वाटर इवापोरेट होता जाएगा तो यहाँ वाटर की है वो कमी हो जाएगी, तो जाइलम जो वेसल्स है इससे वाटर है वो लीव्स में आ जाएगा, और जब वो यहाँ से लीव्स में आ जाएगा जाइलम से, तो यहाँ पर कमी होगी, इसको पूरा करने के लिए यहाँ से वाटर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह वाटर है उसका अपवर्ड की तरह मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसे ही हम क्या कहेंगे, सक्शन पुल कहेंगे।
अब ट्रांसपिरेशन है वो क्या हेल्प किस में हेल्प करता है, तो इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल। ये मिनरल्स और वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, दूसरा ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयंस इन द लीव, और ये आयंस की सप्लाई, लीव्स के अंदर आयंस की सप्लाई है उसको मेंटेन करता है। इट रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, और जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको भी रिमूव करने का काम करता है। और फर्स्ट ट्रांसफर हो गया वाटर, कि वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा आ जाता है फूड। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। ये जाइलम है वो अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ है वो क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ soluble प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis from leaves to other part of the plant is termed as ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो लीव्स के अंदर फूड बना है या जो अदर मटेरियल बने हैं, उन मटेरियल को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। इट ऑक्यूर इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा फ्लोएम आल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। फ्लोएम है वो अमीनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ अदर सब्सटेंस जैसे प्लांट हार्मोन है उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दीज सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, फ्रूट, सीड्स एंड ग्रोविंग ऑर्गन। और ये कहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवर किए जाते हैं, रूट को, फ्रूट को, सीड या फिर जो ग्रोविंग ग्रोविंग ऑर्गन्स है प्लांट के, वहाँ पर डिलीवर किए जाते हैं। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज मेनली अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता, वो एक सक्शन पुल बनता है ट्रांसपिरेशन के कारण, उसके द्वारा होता है। लेकिन जब आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी कि एक प्लांट को फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, तब उसको एनर्जी को यूज करना पड़ेगा, और उस एनर्जी को यूज करते हुए ही वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। मटेरियल लाइक सुक्रोज ट्रांसपोर्ट थ्रू एटीपी, सुक्रोज है वो एटीपी के थ्रू ट्रांसफर होगी, which increase the osmotic pressure of the tissue causing water to move in it। वो क्या करेगी, तो वो सुक्रोज है वो टिश्यू के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देगी, और जिसके कारण वाटर है वो मूव करेगा। द प्रेशर देन मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विथ लेस टेम्परेचर। उसके बाद जो प्रेशर है वो प्रेशर मूव कर लेगा, मटेरियल है जो उन फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल है उनसे वो टिश्यू की तरफ मूव कर लेगा, क्योंकि टिश्यू में है वो लेस प्रेशर होता है, जबकि जो फ्लोएम है उसमें हाई प्रेशर होता है। दिस अलाउज फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, और ये फ्लोएम को, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हेल्प करता है फ्लोएम को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक प्रोडक्ट को डिलीवर करने में जहाँ ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग स्टोर इन रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड्स मोर एनर्जी टू ग्रो। बर्ड्स है उनको ग्रो करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उसके अंदर जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का या फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो कर देगा फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। ट्रांसलोकेशन जो सब्सटेंस का है वो किस में पाया जाता है, तो वो सीव ट्यूब में पाया जाता है, और ये सीव ट्यूब है वो फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। द हेल्प ऑफ एडजेंस कंपेन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो ये मूवमेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रिएशन। बॉडी के अंदर होने वाली बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनेंगे जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और उनको बॉडी से बाहर निकालना नेसेसरी हो जाता है। अगर उनको बॉडी के अंदर ही रखा जाए तो वो बॉडी के में टॉक्सिक इफेक्ट है वो जनरेट करते हैं। इन्हीं जो अननेसेसरी मटेरियल है या अनडाइजेस्टिव फूड है या फिर कोई और मटेरियल है जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। Excretion is the biological process by which an organism remove harmful metabolic waste from the body.
फिर आ जाता है एक्सक्रीशन ऑन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग है उसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग के अंदर है वो अलग अलग ऑर्गन से होता है, जैसे स्किन से भी होता है, स्किन से वो स्वेट के रूप में एक्सक्रीट करता है, लंग्स से भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन है वो लंग्स से होता है, या फिर रेक्टम से भी किया जाता है, अनडाइजेस्टिव फूड है उसको रेक्टम से किया जाता है। लेकिन एक सबसे खतरनाक जो सब्सटेंस है यूरिया, वो अपने लीवर में बनता है, बॉडी में बनता है, और उसको बॉडी से बाहर निकालना सबसे जरूरी होता है, जो कि ब्लड के अंदर डिजोल्व रहता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। और उसको निकालने के लिए जो जो ऑर्गन्स है वो काम करते हैं, उनको मिलाकर हम कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आ जाते हैं, तो दो आ जाती है किडनियां, यानी कि वन पेयर में आ जाती है किडनियां, फिर आ जाती है दो यूरेटर, यानी कि वन पेयर में आ जाती है यूरेटर, और एक आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और फिर आ जाता है यूरेथ्रा। ये चार पार्ट हैं, इनको मिलाकर कहा जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव नाइट्रोजनी वेस्ट। अब जो यूरिया होता है, यूरिया एक नाइट्रोजनी वेस्ट है, सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। इसमें क्या हो पाया जाता है, तो एक पेयर में किडनी पाई जाती है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक पेयर में यूरेटर्स पाई जाती है, अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड यूरेथ्रा, और यूरिनरी ओपनिंग या यूरेथ्रा होता है। किडनीज आर लोकेटेड इन, किडनी है वो बैकबोन के पीछे दो किडनियां पाई जाती है, और प्रत्येक किडनी है उसका शेप है वो सेम के सीड के समान होता है, सेम एक प्लांट है उसके सीड के समान होता है। प्रत्येक किडनी का वेट है वो लगभग 200 ग्राम होता है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो किडनियां हैं वो क्या करेगी, तो वो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा, ये जो एओर्टा है या इंफीरियर वेना केवा है, यानी कि जो वेंस और आर्टरी है, इनसे जो ब्लड आता है, इस ब्लड को फिल्टर करेगी, और फिल्टर करके यूरिन का निर्माण करेगी। और वो यूरिन है वो कहाँ आ जाएगा, तो वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। जब यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरह से भर जाएगा, तो यूरेथ्रा के थ्रू है इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, यूरिन को बॉडी से बाहर है वो निकाल दिया जाएगा। These wastes are removed from blood by kidneys, blood से kidneys द्वारा रिमूव किया जाता है, and are passed down to the urinary bladder by a pair of ureter, और फिर इसको urinary bladder में यूरेटर द्वारा लाया जाता है। द यूरेथ्रा फर्दर रिलीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, और फिर जो यूरेथ्रा है वो यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है। प्रत्येक किडनी है उस किडनी में लगभग 10 लाख के करीब, यानी कि 10 लाख के करीब है वो सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, यानी कि माइक्रो ट्यूब्स पाई जाती है, और उन माइक्रो ट्यूब को कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट और ट्यूबल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। उनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और इसे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। Blood at high pressure travels into these tubules by blood capillary called glomerulus। जो नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन के अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक नेफ्रॉन के सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो एक बॉल्स के समान होता है, प्याले नुमा होता है, और इस प्याले नुमा को कहा जाता है बॉमेन कैप्सूल। इस जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरी है उसका एक नेटवर्क पाया जाता है, एक नेट पाया जाता है, उस नेट को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस में जब ब्लड है वो यहाँ से फ्लो करेगा, तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल है वो इस बोमेन संपुट में, बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और उसको कहा जाता है फिल्ट्रेट। उसको क्या कहा जाएगा, फिल्ट्रेट कहा जाएगा। वो फिल्ट्रेट है वो प्रोक्सिमल ट्यूबल से होते हुए किस में चला जाएगा, तो वो चला जाएगा हैनले के लूप में, लूप ऑफ हैनले में चला जाएगा। लूप ऑफ हैनले क्या करता है, उस जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर अभी भी वाटर ज़्यादा है या कुछ और मिनरल्स है, तो उनको रीएब्जॉर्ब करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो हैनले के लूप या फिर लूप ऑफ हैनले के द्वारा किया जाएगा। और फिर ये
ट्यूब है वो आगे जाकर एक कलेक्टिंग डक्ट है उसमें खुल जाती है। कलेक्टिंग डक्ट है वो अलग अलग नेफ्रॉन से जो फिल्ट्रेट है उसको कलेक्ट करती है। उस फिल्ट्रेट को फिर क्या कहा जाता है? यूरिन कहा जाता है। 1.5 लीटर एक एडल्ट के अंदर डेली 1.5 लीटर है वो यूरिन बनता है। विच आर सराउंडिंग बाई अ कप शेप्ड कैप्सूल कॉल्ड बॉमेन कैप्सूल। जो ब्लड कैपिलरी है जिनको हमने ग्लोमेरुलस कहा है वो एक कप शेप्ड कैप्सूल में पाई जाती है जिसको बॉमेन कैप्सूल कहा जाता है। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाई अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज कन्वोल्यूटेड ट्विस्टेड एंड नोन एज हेनले लूप। और ये ऐसे यू शेप की होती है, यू शेप की ट्यूब होती है और उसको क्या कहा जाता है? लूप ऑफ हेनले। इट फाइनली लीड्स टू दी कलेक्टिंग डक्ट। और बाद में ये जाकर किसमें मिल जाती है? कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाती है। डक्ट दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट यूनिट। और वो क्या करती है? फिल्ट्रेट यूरिन है उसको कलेक्ट करती है। 1 to 2 लीटर या फिर जो एवरेज वैल्यू है वो 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में ह्यूमन बॉडी द्वारा 1.5 लीटर है वो यूरिन को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी और दूसरी जो नेफ्रॉन है वो कनेक्ट होती है, वो जुड़ती है। आपको पूछा जाए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर नेफ्रॉन, देखो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन इन दोनों की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इनको पूछा जाता है, कई बार नेफ्रॉन का पूछा जाता है तो कई बार न्यूरॉन का पूछा जाता है। तो नेफ्रॉन है इसकी स्ट्रक्चर और ये डायग्राम है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन। अब यूरिन कैसे बनता है और उसको कैसे बाहर निकाला जाता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑक्योर इन ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर फॉर्सिंग मेनी ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन ब्लड इनटू द बॉमेन कैप्सूल। ब्लड के अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उन वेस्ट मटेरियल को ग्लोमेरुलस में जो चल रहा ब्लड है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से वो बॉमेन कैप्सूल में चला जाता है। द ब्लड देन पासेज थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट जो नेफ्रॉन का है यानी कि हेनलीज ग्रुप है उसमें चला जाता है। where useful substance such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed। वहाँ पर क्या किया जाता है? वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The urine form in each kidney enter a long tube called the ureter। किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्म होता है वो फिर यूरेटर में एंटर हो जाता है और यूरेटर है वो किससे कनेक्ट हो जाती है? तो वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो जाती है। यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर। टेम्परेरी यूरिन है उसको किस में स्टोर किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है until the pressure of the expanded bladder cause the urge to pass it through the urethra। और जब प्रेशर बढ़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तब इसको यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर किसी आदमी की दोनों किडनियां हैं वो खराब हो जाए तो क्या किया जा सकता है? भाई एक किडनी खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, आदमी दूसरी किडनी से चला सकता है। अगर दोनों किडनियां खराब हो जाए तो किसी दूसरे आदमी की किडनी है उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बॉडी के अंदर दूसरी किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, उनके अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे बाहर निकाल जाएगा? अगर वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो वो टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करेंगे। तो बाहर निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई है और उस आर्टिफिशियल किडनी द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया है, इसको बाहर निकालना ये प्रोसेस हीमोडायलिसिस कहलाता है। Our kidney act as the vital organ for survival. Several factors such as infection, injury or restricted blood flow to kidney reduce the normal activity of kidney। कुछ फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन है, इंजरी है या फिर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है उसके कारण किडनी है उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता, किडनी काम करना बंद कर देती है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वाटर इन द बॉडी, जिसके कारण बॉडी के अंदर पॉइजनस वाटर है वो बन जाता है। दैट कैन इवन लीड टू डेथ, और जिसके कारण आदमी की मौत भी हो सकती है।
किडनी फेलियर कैन बी मैनेज बाय आर्टिफिशियल किडनी। अब किडनी फेल हो गई है तो ब्लड है इसको कैसे फिल्टर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आर्टिफिशियल किडनी द्वारा। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस से आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड है उससे नाइट्रोजनी वेस्ट है उसको अलग किया जाता है। ये डिवाइस कुछ इस टाइप का होता है जिसमें एक बॉडी के एक पार्ट से ब्लड को निकाला जाता है और इस ब्लड को एक डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर डाल दिया जाता है और डिवाइस के अंदर नाइट्रोजनी जो वेस्ट है वो नाइट्रोजनी वेस्ट किस में आ जाते हैं, तो वो नाइट्रोजनी वेस्ट है वो इस फ्लूइड में आ जाते हैं, इसके जो साइड में ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें आ जाते हैं और फिर जो प्योर ब्लड है उस प्योर ब्लड को वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है हीमो डायलिसिस। अब प्लांट है वो कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, भाई ह्यूमन के अंदर एक्सक्रिएशन हो गया तो प्लांट भी एक्सक्रिएट करते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती एक्सक्रिएशन के लिए। लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट आल्सो एक्सक्रिएट वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। प्लांट भी है वो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रिएट करता है। प्लांट जो एक्सक्रिएट करते हैं प्रोडक्ट को उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो गैसीज प्रोडक्ट होते हैं, दूसरे हो जाएंगे लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट और थर्ड हो जाएंगे सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। गैसीज वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको जो रिलीज करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं और वो किसके द्वारा होता है, तो वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। Plants release gaseous wastage such as carbon dioxide producing during respiration at night and oxygen produced during photosynthesis in daytime through stomata on leaves and लेंटिकल्स फाउंड इन स्टेम्स। प्लांट है वो जो रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को और दिन के अंदर जो ऑक्सीजन बनी है उसको स्टोमेटा से बाहर निकालते हैं। दूसरा आ जाता है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है, गम्स आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल प्लांट टिश्यू। इंटरनल प्लांट टिश्यू है जब वो उनके अंदर डिग्रेडेड हो जाएगा तब किसका निर्माण होगा, गम्स का। while resin are formed as the oxidation product of various essential oil। और जो प्लांट के अंदर बहुत सारे ऑयल्स होते हैं उनका जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तब वहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, रेजिन। तीसरा आ जाता है सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट सब्सटेंस इन द सेलुलर वैक्यूल्स एंड इन टिश्यू विथ डेड सेल। कुछ प्लांट है वो डेड सेल, जो टिश्यू के अंदर जो डेड सेल होती है उसके अंदर और कुछ वैक्यूल होती है उन वैक्यूल के अंदर जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है उनको स्टोर करके रखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस।